बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। यकीनन आपने मोन्टाज में मुलाहिज़ा फरमाया वकास शाह को, जो कि कराची का बेटा था, शहीद हुआ कराची में ही, और एक और बेटा जिले शाह वो भी शहीद किया गया, उसको भी बेदर्दी से मार दिया गया। लेकिन और कितने कारकुनान, सियासी कारकुनान इसी तरह से सियासत की पादाश में जाम बहक होते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, और सियासत का जो ये पूरा तेवर है ये अपने पूरे जाहो जलाल से जारी और सारी रहेगा। आज बहुत ही अहम नुकात पर हमने बात करनी है। कराची के हालात और वाक़यात पर तो बात करनी ही करनी है कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो सब अपने अपने रोड मैप के हिसाब से ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन नुकसान शायद सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक बड़ा इंजमाम जो कि कराची की सतह पर हुआ 3 जमातों का, जो कि देरीना तौर पर तो एक ही थी, लेकिन फिर उनकी धड़ेबंदी हुई और फिर ज़ाहिर इंजमाम हुआ। आज वो किस मुकाम पर हैं, और कराची की सियासत में बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर पाकिस्तान की सियासत पे बात करें तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ इनकी कोई आवाज़ नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं आता, हमारे घर में बदतरीन लोड शेडिंग होती है, ये सियासी जमात हमें कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, ज़रूर ये कहती है कि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं और हम अपने लोगों का हक लेकर रहेंगे। ये सब कुछ क्या, और इससे भी जुड़े हुए मजीद सवालात इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिसको आज मैंने मदऊ किया है अपने कराची स्टूडियो में। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं ज़ाहिर सियासी गुफ्तगू जो है हालात की वो तो मैं करूँगी, लेकिन मैंने इब्तिदाइया में कहा कि कराची में वकास शाह का भी वो शहीद हुआ बच्चा लड़का, और हमने देखा उसकी शहादत के बाद लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा था। उसी अंदाज से जिले शाह का भी मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, शहीद हुआ है। ये सियासी कारकुनान की बेस पर चलने वाली सियासी जमातें कब तक कारकुनान को इसी तरह शहीद करवाती रहेंगी और अपनी सियासत चमकाती रहेंगी? या इसे इस तरह भी कह लेना कि ये सियासी जमातें अपनी अपनी बका की या सर्वाइवल की जंग इसी तरह अलहदा और अकेले अकेले कब तक लड़ती रहेंगी? ठीक है। क्या उनके पास किसी जगह पे कोई ऐसा मुश्तरका लाहे अमल है या कोई एक कौमी एजेंडा है जिस पर कभी वो सर जोड़कर बैठे और ये सोचें कि भाई हमारे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, और सियासी इख्तलाफ में ज़ाहिर है कि गिरोही इख्तलाफ आता है, फिर उसमें सियासी जमातों में ज़ाती मफाद, गिरोही मफाद, जमाती मफाद आता है, तो वो जो कौमी एजेंडा और कौमी मफाद है वो बहुत पीछे चला जाता है ना। अच्छा, फिर अगर मेरा कोई कारकुन शहीद हो तो मैं आसमान सर पे उठाऊं, और किसी और सियासी जमात का कारकुन शहीद हूँ तो शायद उस पर मैं खामोशी इख्तियार करूँ। तो ये भी सियासी जमातों को खुद एक सोल सर्चिंग करनी होगी, अपने गिरबान के अंदर झांकना होगा, और उन्हें ये देखना होगा कि भाई इंसानियत इस सारे मामले में हमारी अपनी अपनी सियासत में जो इंसानियत कहाँ चली गई। वकास शाह के लिए भी उसी तरह पीटीआई के सरबराह इमरान खान को गरजना चाहिए था उस वक्त जब उसे 9-0 पर एक रेड के दौरान पॉइंट ब्लैंक यानी इतनी करीबी रेंज से जो उसको शूट किया गया तो उसे मारा गया था, और पूरी दुनिया ने उसे लेकिन देखा। कहा ही गया कि कारकुन की गोली से ही वो मारा गया। देखे ना, ये तो कितने ही, और यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि कारकुन के साथ जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और कारकुन की गाड़ी। ना कि लियाकत अली खान से लेकर आज तक, लियाकत अली खान को भी तो किसी कारकुन ने कोई शहीद किया था ना, और आज तक वो कारकुन नहीं पकड़ा गया, या वो सरकारी कोई अफसर था वो नहीं पकड़ा गया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला, ये कहानी चलती रहेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या सबको इसी तरह अपनी अपनी लड़ाइयाँ इसी तरह लड़नी है, या किसी कोई एक बड़े मकसद के लिए, सियासी जमहूरी तसलसल उसके इस्तेहकाम के लिए भी। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो मईशत का हाल है, जो आपने भी अपने एंट्रो में एक बात की कि डॉलर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी अब करने लगा है, तेल की मसनूआत जो है वो 7वें आसमान से ऊपर उसकी कीमतें चली गई हैं, वो भी ट्रिपल सेंचुरी पर आ गए, और लोग हैं कि 0 पर आउट हो रहे हैं, मतलब है कि वो बॉलिंग ही कर रहे हैं, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही है। तो अब ऐसे में कोई उनका भी पुरसान हाल है। देखिए, लोग आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों से, उनके अकाबरीन से और मुतनफ़िर होते जा रहे हैं, मुतनफ़िर हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं, तंग आ रहे हैं। फिर वो ये नहीं देखेंगे कि अगर पीटीआई के सरबराह की चले दूसरों के मुकाबले में चले, मान लेते थोड़ी पॉपुलैरिटी है, उनका अपना थोड़ा ग्लैमर है, पर उनके पास भी बुनियाद बेस कुछ नहीं है, उनके पास तंजीम नहीं है, उनके पास कोई नज़रियाती उस तरह का लोग ने जेल भरो तहरीक भाई चलाई थी ना, तो कितने लोगों ने उसमें जो है अपना नाम दिया था, और वो जेल भरो तहरीक। चले मैं इस तरफ आती हूँ फारूक सत्तार साहब, लेकिन ये
फरमाइएगा, ज़ाहिर है मैंने कहा कि धड़े बंदियाँ होने के बाद ये पहला बराह रास्त इंटरव्यू है जो मैं आपके साथ बैठकर कर रही हूँ। आपके बहुत सारे गिले शिकवे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने देखा, जिसमें आप तमाम लोग बैठे थे और आपने इजमा किया कि जी हम आगे बढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे शहर को। अब जो कुछ चेहरे हैं MQM के, वो अब आपके आने के बाद हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिनके लिए आपने एहतसाब की आवाज़ भी उठाई थी। उसमें वसीम अख्तर साहब का नाम भी है, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी मंजर से गायब हैं, आमिर खान साहब भी आपके आने के बाद से गायब हैं। तो क्या आपका आना MQM को बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं पहुंचा गया? ये सारे अकाबरीन कहाँ गायब हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे आने का जो एक सिलसिला था, वो तो मैं तो 2 साल से गैर मशरूत तौर पे कह रहा था कि खालिद मुगल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई और हम तीनों को कहीं ना कहीं हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, जहां हम लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। लोग मायूसी से उम्मीद की तरफ जो है वो वापस आएंगे। और इस वक्त सबसे बड़ा काम है लोगों को इत्मीनान देना। सही। वो इस कदर मायूस हैं कि अब उनमें ज़िंदा रहने की उमंग भी नहीं रही। 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही, किसी को 1 वक्त का खाना मिल जाए। जो पावर्टी लाइन से जो नीचे लोग हैं, कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हर वजीर ख़जाना फेल हो रहा है। आप किसी का भी तजुर्बा कर लें, 4 PTI थे, PMLN ने भी 2 वज़राए ख़जाना जो है वो तब्दील करके देख लिए, लेकिन फिर IMF के पास नहीं जाना है, लेकिन फिर जाना पड़ता है। फिर IMF थोड़ी कहता है कि मेरे पास है, आपको जाना पड़ता है, आप ना जाएं। आप बताइए आपके पास मुतबादिल क्या है? कोई रिफॉर्म एजेंडा मईशत का नहीं है। जब तक बुनियादी, मेरा सवाल बुनियादी ये था कि आमिर खान कहाँ है? मैं आ जाता हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। देखें, मैंने इसलिए तवीद बांधी थी कि ये ज़िमनन चीज़ें आ जाती हैं। जी मैं बात करूँगी इस पर। 2 साल पहले मैंने ये देख लिया था कि मुल्क का मंजरनामा क्या होने वाला है, हमारी सबकी सियासी लड़ाइयों को लेके। ठीक है। और कराची का मंजरनामा तो बदतरीन होगा, बहुत ही खौफनाक होगा, और एक ऐसा मंजरनामा होगा कि जहाँ पर एक इतना गुब्बारा जिसमें बहुत हवा भरी हो, ज़रा सी आप पिन चुभोएंगे वो गुब्बारा फट जाएगा। लसानी फसादात के लिए पानी के फसादात, लसानी फसादात का स्टेज तैयार करेंगे। ट्रांसपोर्ट, 7वां बड़ा शहर है, ट्रांसपोर्ट नहीं। तो देखिए, मैंने तो 2 साल पहले का सबको मिलना होगा। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद ये इस हकीकत के साथ मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, खालिद मकबूल भाई ने भी नज़रें मिलाई और इसे तस्लीम किया कि इसके बग़ैर कोई रास्ता नहीं। ठीक है। कौमी मफाद में हो, कौमी आवाज़ भी ये बन गई कि भाई इसके कराची का इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, और MQM का जुड़ना। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ MQM का जुड़ना काफ़ी नहीं, हमें तो जमात इस्लामी, PTI, एक मिनट, जमात इस्लामी, PTI, TLP के साथ भी मरदूमशुमारी हो, हल्का बंदियाँ हो, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, जमात इस्लामी ये समझ रही कि उसने पाला मार लिया तो उसे भी आटे दाल का भाव पता चलेगा। आटे दाल का भाव, लेकिन MQM के अंदर अभी पता नहीं चल पा रहा है ना। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मंजर से गायब हैं। आमिर खान कहते हैं मैं गुगली कर गया। वसीम अख्तर साहब जो हैं वो कहते हैं मैं मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। हैदराबाद रिजवी शहर में मौजूद होते हुए भी मरकज़ नहीं आते। क्या मामलात हैं? आपका आना भारी पड़ गया है MQM पाकिस्तान? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में हैदराबाद रिजवी भाई तो पहले से ही बहुत कम मरकज़ पर आ रहे थे। उनकी कुछ अपनी वजूहात हो सकती है, उसमें वही बता सकते हैं। लेकिन अगर आमिर भाई या वसीम अख्तर भाई या इजहारुल हसन भाई कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नहीं नज़र आते हैं, आ भी रहे हैं, और उसे कह सकते हैं कि कम आ रहे। लेकिन मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता, या PSP की तरफ से, मुस्तफ़ा कमाल भाई की तरफ से कोई ऐसी शर्त रखी गई थी कि भाई ये लोग अगर हैं तो हम नहीं आएंगे। बात सारी ये है कि भाई हम सबको इसी जो है वो इस यकजहती को, इस मर्जर को कामयाब बनाना, फेलियर ऑप्शन नहीं है। ओके, देखिए, और जो हर सतह पर हर एक के साथ कारकुन जुड़े हैं, चले हैं, तो सबको साथ ही लेकर चलना है। यहाँ पर किसी ने तखसीस नहीं की, पार्टी में कोई पॉलिसी में तखसीस नहीं है कि किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। अच्छा, ये लोग खुद ही किसी बात पे अगर खुद नहीं आ रहे, अच्छा, तो उनका खालिद मकबूल भाई के साथ अगर कहीं उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई शिकायत हैं, तो मेरे ख्याल में उनको उस लेवल पे करना चाहिए। MQM तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह की हैसियत से आपने मेरे प्रोग्राम्स में कई बार इस बात का अयादा किया और बताया हमें कि मैंने एहतसाब की आवाज़ उठाई थी। अब ये बताइए कि आप जब लौट बैठे हैं उसी मरकज़ पर, तो एहतसाब के अमल के हवाले से क्या अभी तक आपने कार्रवाई शुरू की है? किन किन लोगों से हिसाब किताब मांग लिया अब तक? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक एहतसाब कमेटी बनवाई, राब्ता कमेटी के जो गुज़िश्ता इजलास में, कि भाई ये पार्टी में कहीं पर भी ख़राबी है, बिगाड़ ऊपर है या नीचे है,
कुछ बेहतर चेहरे उसमें हमने रखे हैं जो काबिल कबूल हों, कारकुनान के लिए, लोगों के लिए भी, और लोगों तक उनकी रसाई भी, और फिर उनकी इलाकों में भी कहीं ना कहीं उनका कोई नेटवर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कायम होना चाहिए। जहाँ तंजीम नौ का भी अमल हम शुरू करने वाले हैं कि भाई ये PSP के भी साथी आए हैं, MKMORC के भी आए हैं, MKM के साथी भी हैं, तो इनके दरमियान भी कोई हिकअप्स या हिचकियाँ ना आए, कोई रुकावट ना हो, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। यानी एहतिसाब का अमल शुरू कर दिया है। एहतिसाब का अमल एक जगह पर, तंजीम नौ का और लोगों को जोड़ने का, उनके दरमियान कामों की तकसीम का ऊपर से लेकर नीचे तक वो भी शुरू हो गया। और तीसरा इंतखाबी जो आगे बिसात बिछने वाली, उसके लिए सिलेक्शन कैसे होने चाहिए उसकी भी गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। तंजीमी तौर पर काम कर रहे हैं, सारे काम हो गए। एक जलसा इंशाल्लाह 18 या 19 मार्च को यौम तासीस है हमारा 39वां, उस मौके पर हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जलसा भी अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला वो लोग जो MKM को हल्का ले रहे हैं या ले रहे थे, उनकी भी कुछ रातों की नींदों में फ़र्क आएगा, दिन का सुकून भी उनका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस तरह फिर इसमें लोग आएंगे, फिर ये देख लें कि ये आगाज़ होगा, ये ट्रेलर होगा, पूरी फिल्म इंशाल्लाह जलसों की इलेक्शन से पहले चलेगी। तो ये MKM की वो जो ग्लोरी है वो वापस आएगी। अच्छा, MKM की ग्लोरी वापस आ रही है ना? और एहतिसाब अपनी जगह पे। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं एहतिसाब करूंगा किसी का, एक अमल होना चाहिए। और दूसरा मैंने पूछा था, मैंने कहा आप मेयर बने, आपने पैसा खाया, किधर गया? आपने कहा जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा भाई थैंक यू, पहले जवाब दे दें फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो अब वो खुद ही नहीं है आपको जवाब देने के लिए। देखिए बहुत सारी बातें हैं ना, वो फिर खालिद मकबूल भाई ने उनसे जवाब लिया था। अच्छा। और जवाब लेने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी थी ना, तो अब वो मैं उस गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, मैं नहीं उखाड़ूंगा। लेकिन कोई माजी में अगर ऐसी चीज हुई है, कोई ऐसा परसेप्शन है, तो उसे हॉन्ट नहीं होने देंगे हम कि उसके साये में जो है वो पार्टी चले। पार्टी को एक साफ, मुस्तफा कमाल साहब देखिए पार्टी को एक सुलझी हुई पार्टी, अच्छे लोगों की पार्टी। और ख़ासतौर पे मैंने तो बार बार कहा है कि देखें खालिद भाई, मुस्तफा भाई, अब वक्त आ गई तंजीम में 35 साल 40 साल से कम उम्र के नौजवानों को 50% से ज़्यादा उनको लाना चाहिए, और इंतखाबात में भी उन्हें ही उतारना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, और हुकूमती सतह पे अगर एहतिसाब शुरू होता है, नैब को एहतिसाब शुरू करती, मैं ये कहता था जब मैं MKMORC में था, तो उसमें मतलब है कि उसमें फिर MKM का ताबुन शामिल होना चाहिए। ये इमरान खान के लिए भी मैं कहता हूँ कि उनके यहाँ भी जो एहतिसाब हो रहा है, कुछ लोगों का, PMLN के लोगों का हो रहा है, PTI का हो रहा है, तो ये एहतिसाब जो है वो गैर जानिबदार हो, मुनसिफाना हो, और उसे एहतिसाबी अमल को और एहतिसाब के इदारे को जितना आप आईनी तौर पर मजबूत करेंगे, जितना उसे गैर जानिबदार और एक आज़ाद एक नैब आप बनाएंगे, मेरे ख्याल में उतना लोगों का एतबार भी कायम होगा। मुस्तफा कमाल साहब, कामरान टसूरी साहब, 2-3 मुलाकातें बिल्कुल जिसे कह सकते हैं अलहदगी में हुई है। मुस्तफा कमाल साहब गवर्नर हाउस पहुंचे, पैगाम क्या लेकर जा रहे हैं गवर्नर, क्या पैगाम लेकर आपके पास आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि आजकल नासिर हुसैन शाह और कामरान टसूरी की कॉल्स पर MKM का मरकज काम करता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें जाहिर है कि हर मीटिंग का खुलासा अगर प्रेस में ना दें तो फिर वो कोई ना कोई क़यास आराई होती है। अच्छा। भाई मैं भी कामरान टसूरी भाई से अकेले में जाके भी अब भी मिलता हूँ, मेरी भी 2 मीटिंग्स हुई हैं, मुस्तफा कमाल भाई की भी। भाई वो एक फलकरम है, अच्छा, वो एक सीमेंटिंग और बाइंडिंग उनका एक रोल रहा है, उन्होंने सबको मिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, कामरान टसूरी ने आप सबको मिलाने में कलीदी किरदार अदा किया? देखिए उनका एक किरदार है ना, उन्होंने तो इस चीज की अंदिया भी दिया। अच्छा, एक मिनट फारूक सत्तार साहब, जब वो वापस आए थे तो आपने कहा था ये कामरान टसूरी वो है जिनको मैं सेनेटर बनाने की बात कर रहा था, तो पूरी MKM चढ़ दौड़ी थी मेरे ऊपर, और अब उनको गवर्नर बना दिया है। यानी 100 की नहीं, इन्होंने, आपने कहा 5 सूबों में से एक बनता है गवर्नर। तो इतना ट्रस्ट भी नहीं था आपका उस वक्त जब उनको गवर्नर बनाया गया? ऐसा नहीं सुना, आप गलत नहीं, मैं सेनेटर वाली बात भी नहीं कह रही, मैं गवर्नर के ओहदे तक लाने की बात कर रही। नहीं, मैंने ये कहा कि इसका मतलब मेरा विजन विंडिकेट हुआ, मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि उनके अंदर ये सलाहियत और ये काबिलियत है और थी, और मैंने कुछ देखकर उनको सेनेटर बनाने की बात की थी। तो देर आए दुरुस्त आए, मेरे साथियों का उनके ऊपर एतमाद बाद में कायम हुआ, और बाद में उनकी ये बात भी उन्होंने मान ली। ये बात आपने जरूर की थी कि मेरे साथियों का एतमाद बहुत देर में कायम हो, लेकिन जो इससे पहले सारी बातें की ना वो नहीं की थी आपने डॉक्टर साहब। नहीं, अच्छा देखिए 360 का चेंज हो गया है। नहीं, चेंज नहीं हुआ। मैं आज भी 19
सारी बातों पर कायम हूँ कि काश वो जब मैं सेनेटर बना रहा था उसी वक्त मेरे साथी मेरी बात समझ जाते तो हमारे दरमियान कामरान टसूरी साहब, अच्छा ठीक है, एक मिनट, कामरान टसूरी साहब जो हैं वो एक फोर्स हैं, आपने कहा बाइंडिंग फोर्स हैं, सीमेंट है, वो जोड़ रहे हैं, उन्होंने आप सबको भी जोड़ा है, तो इसका मकसद है कि वो बाकायदा तौर पर इस फोर्स के लिए उतारे गए हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जब भी मेरी उनसे बातचीत होती थी ना, मुलाकात होती थी, जब मैं MK चला रहा था, तो उनका भी यही मतमा नज़र था कि भाई सबको ये आपस में मर्जर करके ही हम कहीं खड़े हो सकते हैं, वरना देखें किसी एक धड़े पर या किसी बिखरे हुए एक कोई भी अगर ग्रुप या साथी हैं उस पर लोगों का यानी वो कमांड नहीं करता एतमाद महाजरों का भी और मजलूमों का, उस वोट बैंक का जो MKM का वोट बैंक था, MKM का वोट बैंक तकसीम हो गया। और भाई मेरे तो आंखों देखा ये मंजर है ना, जब मैं इलेक्शन लड़ा मैं अपने कैंप पे में था तो वहाँ लोग आके कहते थे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम MKM को नहीं देंगे, आपको भी नहीं देंगे, हम आपके बुग्ज में किसी और को देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप एक हो, आप कहीं तो मतलब आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो वो सारे जुमले दोहराता हूँ, तो इसीलिए तो बीबी मैं तो 2 साल से इस काम पे पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा, मैं तो लग गया। तो मेरा वो ये मौके भी मेरा दुरुस्त हुआ कि हम सबको मिलना होगा और हम सब मिल गए। कामरान टसूरी भाई को गवर्नर उन्होंने बनाया, मैं सेनेटर बनाने के बाद मेरा वो मौके भी दुरुस्त हो गया। इसका मतलब मेरे विजन पर मेरे साथियों को, ब्रॉडर विजन के आदमी ठहरे ना, ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे साथियों को भरोसा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस विजन से हम MKM को आगे ले जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं कुछ सवाल करने की जिसारत करूं? सर ये फरमा दें मुझे कि कहा यह जा रहा है, खबर की तरदीद भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं, कि जिस तरह से बाकी मैंने अभी नाम लिए कुछ शख्सियात के कि वो मंजर से गायब हैं, आहिस्ता आहिस्ता खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इस मंजर से गायब हो जाएंगे और मुस्तफ़ा कमाल साहब से जो वादा किया गया था कि आप मुत्तहदा वापस जाएं, मुत्तहदा की कमान आपके हाथ में होगी, क्या इस खबर में सदाकत है या नहीं है? देखें, मैं इसलिए इस खबर पे यकीन नहीं कर सकता कि अगर इस मकसद से कोई अगर आएगा कि उसे कन्वीनियर बनना है या उसके हाथ में उसकी कमान आएगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर इसका मतलब ये कि वो जो बड़े मकसद के लिए जितनी बातें आज मुस्तफ़ा कमाल भाई कर रहे हैं या जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में फिर उसमें सिंसेरिटी और अखलास या खुलूस नहीं है। और अगर खुलूस दिल से अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब हमारी तकसीम बज़ाहिर तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का कोई मंजर नहीं है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होंगे मंजर से, और जो कि हमें काफ़ी दिनों से नजर वैसे आ भी नहीं रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हफ्ते में 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही देते हैं। कोई मुतालबा था ना किसी के खाम ख्याल में था, और जहाँ मैं समझता हूँ कि नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए भी कोई ऐसी बात होगी या उन्होंने कहीं से कोई इस किस्म की यकीन दहानी ली। अच्छा, अब मुझे यकीन है, चलें ठीक है। अब अभी आप थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में मुतालबा था, न तजवीज़ थी, न किसी के खाम ख्याल में, न किसी को कहीं एक बड़ा हल्का, चलें मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस मंजर से हटा के बात करते हैं। बड़ा हल्का ये कहता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कन्वीनियर होना चाहिए, बड़ा मजबूत आवाज़ के साथ, मुत्तहदा MKM पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ है और बाहर से भी। अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को हटाकर आपको मंजर पे लाया जाएगा तो फिर आप कैसा देखते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सियासी मुस्तकबिल? देखें, पार्टी में किसी का आना, किसी का जाना, कन्वीनियर बनना या कन्वीनियरशिप से उतरना, ये सारा अमल ज़ाहिर है कि पार्टी के एक आईन है, उसके मुताबिक ही एक सिलसिला होता है ना। मैंने जब इस बात को इतना वाज़ेह कर दिया कि हम सब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में काम करने के लिए 2 साल पहले भी तैयार थे, अच्छा ठीक, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी रहेंगे। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। मेरे सामने जब ऐसा मंजरनामा नहीं है कि जिसमें मैं तस्वुराती उसमें चला वो जाएंगे तो कौन आएगा, तो मेरे ख्याल में चलें ठीक है। लेकिन इस वक्त जो मर्दमशुमारी हो रही है उस पर भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक अब सामने आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खबरें ये हैं कि आपने कहा कि इसको कलअदम करार दिया जाए। जमात इस्लामी जो आपने अभी कहा कि पाला मार बैठी है, लगता है कि उसके हाथ आप कुछ नहीं देने वाले। इन तमाम सवालात के जवाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सवालात बहुत हैं। आज मेरे खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान। सवालात जैसे मैंने कहा बहुत, लेकिन सिर्फ ये फरमाइए, अब मर्दमशुमारी आपके कहने के मुताबिक जिनके अब आप कोलिजन पार्टनर्स हैं, यानी कि PDM जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, बहरहाल अब मर्दमशुमारी हो रही है। अब मैं फिर सुन रही हूँ कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो गया, आप कह रहे हैं इस इलाके को ऐसे गिन रहे हैं, उस जगह को ऐसे गिन रहे हैं, तो मतलब मर्दमशुमारी भी ऐसे ही होगी और खाना पूरी हो रही है। आप को अभी भी इस पर ग्रीवेंसेस हैं?
देखिए बीबी 72 से मरदम शुमारी ऐसी ही हो रही है, और ख़ास तौर पे कराची को सोतेली माँ से भी उसके साथ बदतर सलूक होता रहा है। आधी आधी आबादी उसकी लापता कर दी जाती है। और जब हमने पहली मरतबा फ्लोर पे शोर मचाया 2017 की मरदमशुमारी के बाद, तो फिर यह है कि जो नक्कार खाने में कुछ थोड़ी सी हमारी आवाज़ सुनी गई। अच्छा। और अब 5 साल के बाद ये मरदमशुमारी उसी हमारे शोर का नतीजा और मुतालबे का नतीजा है। अच्छा, अब जाहिर है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ठीक है। जो पिछली मरदमशुमारी में बुनियादी सुकुम था, अगर वो भी इस मरदमशुमारी में भी दूर नहीं होगा, तो ये मरदमशुमारी का होना ना होना तो बराबर है ना। और हमने तो मरदमशुमारी शुरू होने से पहले चीफ सेंसस कमिश्नर से मुलाकात की, वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मसलन पहला ये था कि भाई डी फैक्टो मरदमशुमारी होनी चाहिए कि एक एक फ़र्द जो कि यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, उगाता है, कमाता है, सीवरेज, पानी, सड़कें, सैनिटेशन सब यहाँ का इस्तेमाल करता है, 11 महीने यहाँ रहता है, 1 महीने जाके अपने आबाई गाँव में जाके सो जाता है, तो उसको कराची में गिने, ना कि वहाँ गिने जहाँ वो 1 महीने रहता है। तो एक एक फ़र्द को जो कराची में है, उसे कराची में, हैदराबाद में है, कहीं पर भी नहीं, रहता है। आपने कहा कि एक पूरी बिल्डिंग को एक गिना जा रहा है। वो दूसरा पॉइंट। हाँ। पहला तो ये डी फैक्टो होनी चाहिए, डी जैरो नहीं। डी जैरो। ये डी जैरो होती है, ठीक है। तो आधी आबादी लापता, उसी को बाजियाब कराना है। दूसरा जो मौक़िफ़ है वो ये इमारतों का है। कराची में हाई राइजेस भी हैं, हर तरह की इमारतें हैं, उसके फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स को अलग-अलग गिनने की बजाय एक इमारत को एक घर एक खाना गिना जाता है। ठीक है। और जाहिर है कि अगर उसमें 2000 लोग भी मुकीम हो, कहीं ना कहीं वो उनकी रिफ्लेक्शन आती है, लेकिन बाद में उसे 5 अफराद दिखाया जाता है, क्योंकि एक बिल्डिंग है तो इसका मतलब 5 अफराद है, तो वो वहाँ पर एक उसकी तकसीम कर दी जाती है, उसे कम कर दिया जाता है। तो ये जो छुपाया जाता है, दबाया जाता है, चुराया जाता है, ये अमल नहीं होना चाहिए। तीसरा जो इन्यूमरेटर है, अब पीपल्स पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है मुझे नहीं मालूम। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब, सर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जो मरदमशुमारी हो रही है इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भाई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में उन्होंने मंजूर की, उसके लिए जो फंड्स एलोकेट हुए उसमें वो मौजूद थे, कैबिनेट में जो चीज़ें तय हुई वहाँ वो मौजूद थे। फिर उसके बाद ये इन्यूमरेटर्स का सारा जो स्कूल कॉलेज जो हुकूमत सिंध के 80% तो स्टाफ इनका अपना है, वो तो उनके जरिए से। ओके, फेयर इनफ। मैं कुछ जल्दी सवाल, वक्त बहुत कम रह गया है डॉक्टर साहब, इसलिए पूछना चाहूंगी। आप अच्छे बच्चे बन चुके, आप दो दफ़ा जो अभी हाल फिलहाल की हुकूमतें हैं उसके पार्टनर्स बन चुके हैं। अब आपके जो ATC के मुकदमात थे उनकी क्या हालात हैं? अभी हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्या अभी भी जाना आना लग रहा है अदालतों में ATC के हवाले से? भाई देखें ना, जब वकास शाह शहीद होता है तो क्या सूरत हाल है, और जिले शाह जो शहीद हुआ, हाँ वकास शाह शहीद हुआ तो क्या सिचुएशन थी, तो डाइकॉटमी तो है ना। अच्छा, मतलब दोहरा अमल तो है ना, मावरा अदालत से लेकर लापता साथियों, अभी भी कितनी माओं के लख्ते जिगर लापता हैं, अभी तक बाजियाब नहीं हुए। अच्छा। PTI से लेकर PMLN डोमिसाइल का मसला आपको भी लगता है? जी, आपको लगता है डोमिसाइल का मसला है? ऐसा है ना, हर जगह कोटा सिस्टम है कि भाई पाकिस्तान के आइन और कानून का वो इतलाक सिंध के शहरों बिलखुसूस कराची में रहने वालों पर उस तरह नहीं होगा, उन्हें उस तरह फर्जंद ज़मीन तस्लीम नहीं किया जाएगा, उन्हें गिना नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा, उनको वो नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी जो उनका हक है, ना उन्हें वो फंड्स दी जाएंगे जो उनका हक है। अगर आप कह रहे हैं डोमिसाइल का फर्क है, 4000 अरब का टैक्स दें लेकिन आपको 60 अरब की खैरात मिले 1.5% की। ठीक है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन, सर आप इसी खैरात के सहारे अभी तक चलते आ रहे हो, मेरा ख्याल है आगे भी चलेंगे ऐसे ही। मुझे लेकिन ये बताएं कि इन्हीं हालात में जिस पर आप सब चीजों को कन्विंसिंगली मानते हैं, आपको लगता है आपका वोटर, आपका सपोर्टर, आपका कारकुन जो कि असीर भी है, जो कि आज भी अदालतों में चक्कर काट रहा है या उसके ऊपर झूठे सच्चे जो भी मुकदमात बने हुए हैं, उस सब के बावजूद आपको स्ट्रेंथनाइज करेगा इन हालात में? नहीं, ये तो बिल्कुल खुली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि वो सारे ही सियासी अमल, सियासी जमातों और सियासी निज़ाम से बेजार नजर आ रहा है, जो बहुत खौफनाक सूरत हाल है ना। और इसका मकसद है वो आपका भी साथ नहीं देगा? इसका मतलब ये है कि अगर हमने भी एक कोई ऐसा पोस्चर इख्तियार नहीं किया जहां महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, एक एहतजाज नहीं है डॉक्टर बंदियों के खिलाफ भी, हल्का बंदियों के खिलाफ, मरदमशुमारी में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ, जो आपसे ज्यादा एहतजाज जमात इस्लामी ने कर लिया है। TLP ने स्ट्राइक कर दी पेट्रोल महंगा होने पर, इस शहर के अंदर शहर बंद हो गया, नहीं कर सकी तो MKM पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकी। देखिए, मैं तो इस बात को मानते हुए कह रहा हूं कि हमारे सामने बार बार आईना आता है ना, उनके पास लग्जरी है, वो हुकूमत में नहीं है, हम हुकूमत में इसलिए कि मजीद डॉलर महंगा ना हो जाए। नहीं, आप हुकूमत में इसलिए हैं कि आपके ऊपर मजीद मुकदमात ना बन जाए। नहीं, मुकदमात तो खैर अब हमने इतने भुगत लिए हैं, मुश्किलें मुझ पर इतनी बड़ी कि आसान हो गई, वो तो मसला ही नहीं, मुकदमात तो और जितने बन जाए कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहा तो अगले 3 माह में सियासी जमातों को छोड़ दें, उनकी कारकर्दगी को छोड़ दें, फिर
अगर वक्ती तौर से किसी को फ़ायदा हो जाएगा इस एहतजाज का और हड़ताल होगा तो शायद थोड़ा सा होगा। कितने वोट मिल गया इतने एहतजाज के बाद जमात इस्लामी को? 12 से 15% वोट नहीं पड़ा बीबी बल्दियाती इंतखाबात। वो अपना मेयर ला रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं डॉक्टर बाबू साहब, आप लोगों ने तो बाइकआउट कर दिया बल्दियाती इंतखाबात का। मैं देखे ना वो बॉयकॉट हमने किया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ जो वोट पड़ा वो गिन ले कितना वोट पड़ा। अगर उस वोट पे मेयर आ गया और वो मेयर चल जाए, और अगर वो चल जाए तो फिर मैं सियासत को खैर बात। यानी आप कह रहे हैं आप चलने नहीं देंगे? मैं नहीं, पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत नाम निहाद जो खुद मुख्तारी का एक वो चढ़ाया हुआ उन्होंने, और सारे आर्टिकल 140 से आर्टिकल 160 आर्टिकल 149 4 सब की खिलाफ वर्जियां धड़ल्ले ब्रेक के में साथ। जाने से ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक जवाब दीजिएगा, आपके जो वो यूनिट ऑफिसेस पीडीएम के साथ बैठकर बात की थी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, वो ऑफिसेस आपके खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं? देखिए मैं तो खालिद भाई के साथ बसद एहतराम के साथ ही मुतालबा बुनियादी तौर पे था ही नहीं सही। आजकल तो बगैर दफ्तर के भी लोग कहीं ना कहीं आपस में बैठ के सोशल मीडिया का दौर है। आपका मसला अब रहा नहीं है? नहीं, दफ्तर इतना हमारा मसला नहीं है। लापता साथी हमारा मसला ज़रूर है। हमारी जो बल्दियाती हल्का बंदियों में सीटें छीनी गई वो है। हमारा डोमिसाइल जो हमें हमारे कोटे में जो हमें जो नौकर मुलाजमतें हमारे लोगों को नहीं मिली हैं, और फिर जो इस शहर की मरदमशुमारी इस शहर की सिंध के शहरों की वो हमारा बुनियादी मसला है। फिर मास ट्रांसिट, फिर K4, ये हमारे बुनियादी मसाइल है। सीवरेज सैनिटेशन का जदीद निज़ाम, ये बुनियादी मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी। एक और सवाल था जिसका जवाब मुझे आपसे लेना है और वो है कुछ जायदादों का, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है इसलिए कुछ मुख्तसर सवालात जो हमारे पास मौजूद हैं वो मैं करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, MKM पाकिस्तान और बानी मुत्तहिदा के हवाले से एक मुकदमा जो कि लंदन की जायदादों के हवाले से था, आपने कहा कि MKM पाकिस्तान ने मुझ पर बड़ा भारी ये सारा काम करवा दिया, वहाँ उनके खिलाफ उन्होंने लंदन में जायदादों का तकाजा कर लिया है, तो जो मेरे पास जो कुछ है जायदादों की सूरत हाल मालूमात और जो कुछ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास है वो भी वापस कर देने चाहिए शहीदों को और असीरान को, ये जिस घर में वो रहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। फरमाइएगा वापसी के बाद क्या सूरत हाल है? वापस कर रहे हैं जायदादें आप सारे? नहीं, वापसी के बाद नहीं, मैंने तो ये रखी थी बात कि अगर लंदन में कुछ प्रॉपर्टीज़ या जायदादें हैं, फ़र्ज़ कर लें, दूसरा पाकिस्तान में भी हैं, तो इनका कोई ना कोई डिस्पोजल होगा, इनका कोई बेहतर मसरफ होगा, और जिस मकसद के लिए अगर वो खिदमत खल फाउंडेशन के ही सारे फंड हैं तो ज़ाहिर है कि वो मुस्तहिकीन में जाने चाहिए। और तो अब आपने जाके वापस बात की इस मसले पर? बिल्कुल, सारे इश्यूज रखे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, वापस कर रहे हैं जायदादें, दे रहे हैं आप सारे? देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फैसला हो गया, लेकिन उस तरफ हमें जाना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या अपना जिस जगह उनकी रिहाइश है वो जायदादें वापस करनी है या उसका बेहतरीन उसका कोई मसरफ निकाल के उसके जरिए से लोगों की मुस्तकिल आमद का कोई ऐसा सिलसिला बन जाए जिससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि इमरान खान साहब पर पाबंदी आयद की गई, पैमरा की जानिब से उनकी इसी तरह की दीगर और पाबंदियों का आप लोग तो शिकार ही रहे हैं, आपके बानी मुत्तहिदा के बानी जो हैं वो भी शिकार रहे। रऊफ सिद्दीकी साहब मेरे प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अदालत के अंदर और बाहर इस बात पर कह चुका हूँ कि तकारीर पर पाबंदी खत्म होनी चाहिए। आप फेवर करते हैं या नहीं करते? मेरे कौन सियासत का कौन सा तालिब इल्म होगा जो ये कहेगा कि आप किसी की भी तकरीर पर पाबंदी लगा दें? मेरे ख्याल में तकरीर पर पाबंदी लगाना अदालत का काम नहीं है। तकरीर पर पाबंदी लगाना हुकूमत का काम है, अगर वो लगाती है किसी ख़ास मखसूस हालात में, और फिर उसे अदालत पाबंदी हटनी चाहिए, उसे फिर अदालत में जाके चैलेंज करो। अदालत का काम ये कि आइन के मुताबिक उसका फैसला कर ले। ठीक है ना? अब दोनों सूरतों में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, वहाँ बानी MKM के खिलाफ अदालत ने पाबंदी लगाई थी जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की पाबंदी उठा भी ली, और जो है वो यहाँ हुकूमत लगा दी। अदालत का काम ही यही है कि अगर हुकूमत बुग़्ज़ में इंतकामी कोई कार्रवाई करके या अपने मुखालिफ को बर्दाश्त ना करके अगर वो पाबंदी लगा रही है तो अदालतों को काम है रिलीज देना, इंसाफ करना आइन और कानून। आपको लगता है कि उधर भी इंसाफ होना चाहिए लंदन वाले मामले पर? मैंने तो यही कहा ना कि दोहरा अमल नहीं होना चाहिए, दोहरे मेयार नहीं होने चाहिए, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। ओके, अगला सवाल मेरा ये कि कल इमरान खान साहब जो उनके ज़ाहिर ज़िले शाह की जिस तरह से हलाकत हुई है, जिस तरह से उनको मारा गया है, शहीद किया गया है, उसके खिलाफ वो कल एक रैली लेकर निकल रहे हैं। आप कब अपने असीरान, अपने शोहदा और अपने लोग जो अभी तक लापता हैं, जिनकी माएँ, बहनें, बेवाएँ, बेटियाँ आपके मरकज़ पर रोज़ो शब बैठी रहती हैं, उनके लिए आप लोग कब सड़कों पर निकल रहे हैं, या ये कोई
آپ کے پاس ہے ہی نہیں سوال شاید. نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں ایم کیو ایم نے تو سب سے زیادہ اپنے شہداء کے لیے, لاپتہ ساتھیوں کے لیے, اپنے بے گناہ اسیروں کے لیے جو عوامی احتجاج ہوتا ہے, جو ریلی نکالنا, کسی جگہ پہ جا کے دھرنا دینا, تو میرے خیال میں ایم کیو ایم نے تو یہ سب سے زیادہ یہ کام کیا اور ایسا عمل کیا ہے. پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بتا دیجئے کہاں دیا, کب دیا, کیسے دیا, کن حالات میں دیا؟ دیکھیں مطلب میں آپ کو تاریخیں بھیج دوں گا, کئی مرتبہ کیا. ابھی جو آپ ایک دھرنا دینے لگے تھے سر, کامران ٹھسوری صاحب آپ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے کراچی میں اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, آپ لوگ دھرنا نہیں دیں گے. ہم نے کہا آئندہ بتائیں گے. اس کے بعد بھی کوئی دھرنا, کوئی احتجاج, کچھ نہیں. مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں, پانی یہاں نہیں آتا, لوڈ شیڈنگ یہاں ہو رہی ہے, متحدہ چین کی بانسری بجا رہی ہے. دھرنا بھی ہوگا, احتجاج بھی ہوگا, اور یہ ساری ناانصافیوں کا جو ہے نا, اور وہ کب ہوگا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں بہت جلد ہوگا, آپ کی توقع سے بھی شاید پہلے. حکومت سے علیحدگی کا جو آپشن ہے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں میں نے تو جب پارٹی جوائن کی تھی تو اسی وقت اپنی تجویز سے آگاہ کر دیا تھا خالد مغل صدیقی بھائی کو کہ بھئی ہم وجہ ڈھونڈیں کہ ہم کیوں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. یعنی آپ کو وجہ نہیں پتا اور آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, یہ اس پر تو شاباش ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں بات کہ بھئی اگر وہ ہم سے کہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ان سے ذرا معلوم کریں کہ ہم کس لیے, ہماری ڈاکٹر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. ہمیں جو یقین دہانی کرائی گئی تھی, کون سے ایک شک پر عمل ہوا جو ہم سے کسی شک پر عمل نہیں ہو رہا, لیکن آپ تاحال پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی اس حقیقت کا معلوم ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا, اچھا مجھے جاتے ہیں بس ایک منٹ اور دے دیں مجھے. میں اس اسٹیٹس کو کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتا, تو سنیں نا, میرا سوال سن لیں. کنیکٹ نہیں کر سکتا, اور جو مجھے عوامی موبلائزیشن اور آگے انتخابات کی تیاری. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, تو اس کا مقصد ہے آپ عام انتخابات کا بھی بائیکاٹ کریں گے اور فیس سیونگ کریں گے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یونٹی کے سے جو سفر شروع ہوا ہے یہ مایوسی کے خاتمے اور امید کا ہے. اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت بہت شکریہ, سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ایک ایک کر کے سب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے, جوابات دیے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.